हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 9 मार्च 2025 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट वाला एनालिसिस वीडियो दे दिया है, आपको नहीं देखा तो जरूर से देखिएगा। 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में आज पूछे गए हैं, ये बेसिकली हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखें और बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी करंट की अपडेट होती है या वैकेंसी से रिलेटेड या जो भी चीज़ें होती है वो सबसे पहले हम अपडेट कर दें, तो आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। और यहाँ पर आप हमें बता सकते हैं सीधे कि आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में, ताकि हम आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाएं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलिए, जाकर जरूर से बताइएगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर के आज के हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आज का आपका बना है भारतीय संविधान का जो संशोधन है ना, CAA है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वां है ना। तो 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था संविधान में, ये क्वेश्चन आपसे बना है। ये हुआ था 1976 में, 1976 में ये हुआ था। तो भारतीय संविधान का 42वां संशोधन जो है साल 1976 में हुआ था और इसे आधिकारिक तौर पर संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के नाम से जाना जाता है। यह संशोधन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था और इस संशोधन के जरिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में लाया गया और संविधान के ढांचे में बदलाव किया गया। भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित यहाँ पर इसके तहत किया गया और इस संशोधन को भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा है ना, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। संशोधन के जरिए जोड़े गए मौलिक कर्तव्य आपको पता होना चाहिए। संविधान का पालन करना, आदर्श विचारों को बढ़ावा देना, देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना, सौहार्द और समान बंधुत्व की भावना विकसित करना, भाषाविद और क्षेत्रीय एवं वर्ग विविधताओं का विकास करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसके तहत ही जोड़ी गई थी। गाइस, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज़ के प्राइस पर अभी मिल जाएगी। तो लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा, जो आपके एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हेल्प करेगा, अपने स्कोर को यहाँ पर बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद आपकी करेगा। तो यहाँ से आप अपनी एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जा सकते हैं सिर्फ इसकी मदद से, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जो आप इस टेस्ट सीरीज से चीज़ें करेंगे, है ना। तो जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार जरूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारी और भी स्पेशल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे कि RRB NTPC की है, RRB ग्रुप D, SSC CGL, SSC CHSL और SSC MTS की अवेलेबल है। बाकी और भी जल्द आने वाली है बाकी एग्जाम की। ये हमारी MP स्पेशल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये नाम मात्र की प्राइस पर आपको दी जा रही है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए इनरोल करने का, क्योंकि एग्जाम में भी आपका काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है ना। तो जरूर से जाइए, चेकआउट करिएगा डेमो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। किस पर आधारित थी? तो कृषि विकास पर यह आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की अवधि के लिए चली थी और इसका जो लक्ष्य वृद्धि है ये 2.1% था। वास्तविक वृद्धि दर इसने 3.6% हासिल की थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, है ना। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। तो ये मॉडल काफी ज्यादा बन रहे हैं, आपको याद भी रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ी थी, है ना। बढ़ती संख्या, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति का देश ने सामना किया था। पहली पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था, है ना। ये भारत के प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके किया जा सकता था। योजना जो है ये कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन बना है, मैत्री युद्ध अभ्यास किस देश के साथ होता है ना, किन किन देशों के साथ में? भारत और थाईलैंड दोनों के बीच में होता है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सेनाभ्यास है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। साल 2006 में चोनबुरी के हस्तक्षेप में पहला मैत्री अभ्यास आयोजित किया गया था। उस समय इसे थाई भारतीय सहयोग क्षेत्र अभ्यास टिकफे, है ना, ये कहा जाता था।
और साल 2013 में इसका जो नाम है ये बदलकर मैत्री कर दिया गया। साल 2024 का मैत्री अभ्यास जो हुआ है थाईलैंड में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं, या दिल्ली का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, या फिर दिल्ली में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन होता है। इस तरह से क्वेश्चन हमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के कार्यकारी जो है प्रमुख कौन होता है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल। क्वेश्चन अगर बना है कि सीईओ कौन होता है, तो ये कोई पद नहीं है इस टाइप का, है ना। बाकी यही जहां तक है ये लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है इनके बारे में ही बना होगा। संवैधानिक और कार्यकारी रूप से दिल्ली का जो वास्तविक प्रमुख होता है ये राज्यपाल, यानी कि जो उपराज्यपाल होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ये होता है। राजनीतिक और निर्वाचित सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री सीएम होते हैं। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की जिम्मेदारी उसी सीमा तक करता है जैसा वह उचित समझता है। अगला क्वेश्चन है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, है ना, नटराज नर्तकी की जो मूर्ति थी ये कहाँ से मिली थी, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य डलाई की कला का व्यापक पैमाने पर अभ्यास किया गया था और उनकी कांस्य प्रतिमाओं को लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। तो कांस्य में हम मानव और जानवरों की आकृतियां पाते हैं। पूर्व का सबसे अच्छा उदाहरण कांसे की नर्तकी की मूर्ति नामक एक लड़की की मूर्ति है ये, है ना। तो ये यहीं से मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थल जो है इसकी खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, है ना। तो याद रखिएगा। और इसकी खोज किसने की थी, 1922 में की थी, याद रखिएगा, राखलदास बनर्जी ने। दयाराम साहनी ने किसकी की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की खोज की थी 1921 में। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद में जो है मेरठ के बाद में कहां पर हुई थी 1857 की क्रांति, तो दिल्ली में हुई थी, या फिर 1857 की क्रांति में मेरठ से विद्रोही सैनिक कहां चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। तो दिल्ली करेक्ट आंसर रहेगा। 1857 की क्रांति मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। इसके बाद में यह जो विद्रोह है तेजी से अन्य स्थानों पर फैल गया था और मेरठ के बाद प्रमुख रूप से दिल्ली में हुआ था ये 11 मई को 1857 को विद्रोह। क्लियर है। तो 1857 की क्रांति मेरठ के बाद दिल्ली, कानपुर, बरेली, झांसी, अवध और उत्तर पश्चिम प्रांतों में कई इलाकों में फैल गई थी। कुछ घटनाएं की अगर अपन बात करें तो दिल्ली में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया था और बिजनौर में नवाब महमूद खान के नेतृत्व में क्रांतिकारी जो सरकार चल रही थी। तो रंजीतपुर में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के जो घोड़े थे ये बेसिकली यहाँ पर छीन लिए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया, तो ये उद्योगों पर यहाँ पर मुख्य जोर दिया गया, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र को दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर दिया गया था। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाली अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा उन कंपनियों से बना जो अपने माल के उत्पादन, परिवहन या निर्माण में अन्य कंपनियों की मदद करते हैं। तो अप्रैल 1956 से मार्च 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गद्दी आपको ऑप्शन में दे रखा था, करेक्ट आंसर आएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुजर, किन्नौरी, लाहौल, पंगवाला, भोट, बोझ, इसके अलावा बेडा, जाद, लांबा, खंबा और स्वांगला, इसके अलावा बकराइला। तो ये सारी जनजातियां कहां पर पाई जाती है, ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। इनमें से आपका गद्दी जो था ये ऑप्शन में आपको दिया रखा था। ये जो गद्दी है ये एक इंडो आर्यन अर्ध देहाती जाति भाषा या जनजाति है और ये जनजाति मुख्य रूप से भारतीय जो राज्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। गद्दी शब्द गदरन है शब्द से आया है और ये हिमाचल प्रदेश का एक मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है गद्दी का घर। हाँ, तो यही जनजाति है गद्दी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में सैनिकों को संगठित करने और उन्हें विद्रोह में शामिल करने के लिए किस भाषा, है ना, देश भाषाओं में उद्घोषणाएं जारी की गई थी। तो ये बेसिकली सभी भाषाओं में की गई थी, उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, है ना, सभी भाषाओं में, लगभग भाषाओं में ये उद्घोषणाएं जारी की गई थी। 1857 की क्रांति का एक आह्वान आप बोल सकते हैं इसको, है ना। तो और माध्यम अगर आपसे पूछा जाए ना, सभी माध्यमों से भी की गई थी, इसमें रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं, है ना, सभी माध्यमों से इसकी की गई थी। तो 1857 की क्रांति में सैनिकों को शामिल करने के लिए मुख्य रूप से फारसी, उर्दू, हिंदी और बंगाली भाषाओं में उद्घोषणाएं की गई थी। 1857 की क्रांति में सैनिकों को संगठित करने और विद्रोह में शामिल करने के लिए फारसी, उर्दू, हिंदी और बंगाली भाषाओं में उद्घोषणाएं यानी कि प्रोक्लेमेशन जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से किसने चुनाव लड़ा था, तो ये भारतीय मूल की है, कमला हैरिस, इन्होंने चुनाव लड़ा था डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से।
है ना। तो याद रखना है आपको। अभी वर्तमान में ये क्या है, यहाँ की उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। तो 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की है, इन्होंने चुनाव लड़ा, और जबकि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से लड़ा था डोनाल्ड ट्रम्प ने, है ना। तो याद रखना है आपको, दोनों चीजें आपको याद रखना है। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो चुनाव लड़ा था, ये लड़ा था कमला हैरिस ने, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस देखिए, कोसी जो नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है, और इनमें पूर्व में कंचनजंगा क्षेत्र से निकलने वाली तेमूर कोसी, है ना, तिब्बत से अरुण नदी, और पश्चिम में गोसाईथान क्षेत्र में से सूर्य कोसी ये शामिल है। पूर्व से पश्चिम तक सूर्य कोसी की सहायक नदियां दूध कोसी, भोटे कोसी, तांबा कोसी और इंद्रावती कोसी, है ना, ये हैं। और कोसी की 7 धाराओं के स्रोत बर्फ से ढके क्षेत्रों में स्थित है, जहां भारी वर्षा भी होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बन चुका है, कहां पर होती है? मेघालय के मासिनराम में, है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य? इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है, स्टेटमेंट वाला, कथन वाला। और कथन वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, अगर आपने डिटेल में ना पढ़ के रखा हो ना, तो आपके लिए वो कई बार आप सही करते करते गलत भी उनको कर देते हैं, है ना। तो इसलिए डिटेल्ड अगर आप पढ़ेंगे होंगे तो ही इस टाइप के क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। तो ये हरित क्रांति वाला है, लगभग सभी लोगों को बताइए हरित क्रांति से, क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा बने होंगे, तो आप सभी ने इस टॉपिक को कवर कर लिया होगा। हरित क्रांति जो शब्द है इसका पहली बार प्रयोग विलियम गोड ने किया था और नॉर्मन बोरलॉग ने, है ना। ये इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत में किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। याद रखना है आपको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया था विलियम गोड और नॉर्मन बोरलॉग ने। हरित क्रांति के जनक है, जो 1965 में भारत सरकार ने एक अनुवांशिकी वैज्ञानिक की मदद से हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसे अब हरित क्रांति भारत के पिता एम एस स्वामीनाथन के रूप में जाना जाता है। तो हरित क्रांति का आंदोलन जो है एक बड़ी सफलता थी। देश की स्थिति को खाद्य अभाव अर्थव्यवस्था से दुनिया के अग्रणी कृषि राष्ट्रों में से एक में बदल दिया। 1967 से शुरू हुआ था और 1978 तक ये चली थी, 1967 से 78 तक। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, 36वें संशोधन ने किस राज्य को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया? तो ये बनाया सिक्किम को। 36वें संशोधन ने सिक्किम जो है इसको भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया, और 10वीं अनुसूची को लोपित कर दिया गया था। तो 36वां संशोधन अधिनियम ये 16 मई 1975 को पारित किया गया था। इसमें एक नई 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। याद रखना है गाइस, ये हमारी स्पेशल ई बुक है ना, जीके की स्पेशल ई बुक है, जो टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। आगामी एसएससी और रेलवेज की जितनी भी एग्जाम है उनको सबको ध्यान में रखकर इसको हमने तैयार किया है, जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और 1500 से भी अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो डेमो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, ऋग्वेद के ऋषियों को क्या कहा जाता है? तो इनको मंत्र दृष्टा आप बोल सकते हैं, जो कि कहा जाता है मंत्र दृष्टा या ऋषि इनको बोला जाता है। ये ऋषि वेदों के मंत्रों को, देखिए ये जो ऋषि हैं वेदों के मंत्रों के दृष्टा माने जाते हैं, अर्थात वे ध्यान और तपस्या के माध्यम से इन मंत्रों को अनुभव करते थे, है ना। तो कुछ प्रमुख ऋग्वेदिक ऋषि की अगर अपन बात करें तो इसमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, इसके अलावा भृगु, अंगिरस, कश्यप और भारद्वाज ये शामिल है सभी। इसके अलावा और भी हैं जो इंपॉर्टेंट थे, वो हमने बता दिए। नेक्स्ट है उदार शक्ति या उदर शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है? तो ये मलेशिया के बीच में होता है। उदर शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ये द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, और 2024 में जो अभ्यास है मलेशिया के जो क्वांतान प्रांत है यहाँ पर आयोजित किया गया। ये अभ्यास रॉयल मलेशियाई वायुसेना RMAF इसने आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो E8 हो जाएगा, है ना। रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन एक, और इसकी परमाणु संख्या 8 है ना। इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन होते हैं, और ऑक्सीजन 2 परमाणुओं का एक अणु है, O2 से बनता है, जो सामान्य तापमान और दबाव पर एक रंगहीन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हारमोनियम कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये तार वाला वाद्य यंत्र है। हारमोनियम एक तार वाला वाद्य यंत्र है। ये लकड़ी, धातु, पीतल और कपड़े से बना होता है। एक छोटा सा एक तरह का ये पोर्टेबल बक्सा होता है ना। तो हारमोनियम को पेटी बाजा भी कहा जाता है ना, कई बार आपने सुना होगा। हारमोनियम का जो आविष्कार हुआ ये यूरोप में हुआ था, और 19वीं सदी में फ्रांसीसी आविष्कारक थे अलेक्जेंडर डेबेन, इन्होंने हारमोनियम का पेटेंट कराया था। अगला क्वेश्चन बना है,
संगम युग के प्रमुख महाकाव्य क्या थे? तो इनमें से यानी कि इस तरह से बना था, संगम युग का प्रमुख महाकाव्य या पुस्तक कौन सी थी, रचना कौन सी थी, इस तरह से। तो शिल्पत्तिकारम, इसको तो कई बार हमने पढ़ा है भरतनाट्यम वाले क्वेश्चन में, है ना। इसके अलावा मणिमेखलाई, है ना, जीवक चिंतामणि और कुंडला की, ये कुछ प्रमुख महाकाव्य है जो कि संगम युग के दौरान आपको याद रखने हैं, संगम युग के हैं, है ना। शिल्पादिकारम जो है ये 1ली शताब्दी ईस्वी का गैर धार्मिक पाठ था। अगला क्वेश्चन बना है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर, है ना, एक समंदर मेरे अंदर, इसके लेखक आपसे पूछा है कौन है? तो संजीव जोशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजीव जोशी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन आपका, और यहां पर थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में कवर करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ है संजीव जोशी, है ना। एक समंदर मेरे अंदर जो पुस्तक है ये इनकी है, संजीव जोशी की। संजीव जोशी कौन है? तो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ है ना, याद रखना है। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है एक समंदर मेरे अंदर। और पिछले कई वर्षों में जोशी द्वारा लिखित पुस्तक जो है, यह पुस्तक 75 कविताओं का संग्रह है, और यह पुस्तक रचनात्मक अभिव्यक्त और रक्षा विशेषज्ञता के संगम को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन बना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा खेल जोड़ा गया? तो स्क्वैश, है ना, और जूडो। अब दोनों में से देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन में था, कौन सा नहीं था, इस तरह से। बाकी बता रहे थे कि जूडो भी मिला था, जूडो ही आंसर था, फिर भी हमने स्क्वैश डाल दिया क्योंकि ये 2024 में इसको पहली बार शामिल किया गया खेलो इंडिया में, है ना। जबकि जो सिलंबम है ये एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है और ये प्रदर्शन खेल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में निम्नलिखित 26 से जो खेल थे, ये 26 खेल शामिल किए गए थे, और 2024 में जूडो जो खेल था इसको 20 से 23 जनवरी के बीच शामिल किया गया था। यह आयोजन चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन बना है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है ना। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित कर सकता है ना। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, अगर क्वेश्चन है आपका, अगर बल 25 न्यूटन है तो 100 न्यूटन बल करने के लिए क्या करना होगा? बल को बढ़ाना होगा। इस तरह से चीज़ें हैं, इस तरह से आप देख लीजिएगा। एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो और कुछ चीज़ें आपको दे रखी हो। तो 1 न्यूटन बल वहाँ वाले होता है जो 1 किलोग्राम के द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग की त्वरण देने के लिए जरूरी होता है। तो 1 न्यूटन मीटर वर्ग मीटर, है ना, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर उस दबाव के बराबर होता है जिसके साथ 1 न्यूटन के बल को 1 यानी कि 1 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के लंबवत लगाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा, हो सकता है न्यूमेरिकल हो ये क्वेश्चन और ज़्यादा डिटेल दे रखी हो, थोड़ा सा आप देख के बताइएगा कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था, है ना। अगला है, प्रधानमंत्री किस संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष होते हैं? तो अंतर्राज्यीय जो परिषद थी इसके अध्यक्ष होते हैं। ये ऑप्शन आपको मिला था एग्जाम में। अंतर्राज्यीय जो परिषद है ये एक संवैधानिक निकाय है। संविधान का जो आर्टिकल है 263, है ना, तो इसके तहत ये स्थापित किया गया, और इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्य विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक जो हैं ये बेसिकली होते हैं। अगला क्वेश्चन बना है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है 2024 के अकॉर्डिंग? आपसे पूछा गया 6.4% करेक्ट आंसर रहेगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद 184.88 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अगर परसेंटेज में देखें तो इस दौरान जो जीडीपी है इसमें करीबन 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। साल 2023-24 में भारत की जीडीपी थी 173.82 लाख करोड़ रुपए, है ना। इसमें करीबन 8.2% की वृद्धि हुई थी, और इस बार यहाँ पर कम है, ज़्यादा है, फिर भी कमी देखने को मिल रही है पिछले बार से। तो ऐसा है 6.4% के समथिंग इस बार का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कम से कम 7 साल तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा लिखित और मौखिक परीक्षा पास करनी होती है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से साक्षात्कार देना होता है ना, तब जिला न्यायाधीश जो है बनने के लिए योग्य हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी फसल की खेती के लिए अच्छी होती है, कौन सी फसल के लिए? तो ये चावल, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, मक्का, तिलहन सब्जियां और फल, इन सभी सब्जियों के लिए या ये जो फसल और सब्जियां हैं इनके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी को, है ना। तो जलोढ़ मिट्टी इसमें कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं, है ना। याद रखना है आपको, सबसे बेहतरीन होती है ये फसलें जिसमें चावल, गेहूँ, मक्का, है ना, ज्वार, जूट, कपास, सब्जी, तिलहन, है ना, ये सब्जी इसमें बेसिकली आती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अम्ल वर्षा, है ना, अम्ल वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र का मुंबई जैसे जो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर होती है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में होती है और प्रदूषकों की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से अम्लीय वर्षा जो है ये बेसिकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम होता है, या फिर कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है जूट के उत्पादन में? तो पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर रहेगा। पश्चिम बंगाल जो है भारत में जूट उत्पादन में सबसे आगे का राज्य है और भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में होती है ना। जूट की खेती खरीफ की फसल के तौर पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एआई क्लाउड से क्वेश्चन बना, किसने लॉन्च किया है? अब काफ़ी सारी कंपनियों ने एआई जो क्लाउड है इसको लॉन्च किया है। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, फिर भी अभी रिसेंटली जो ऐड किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो अध्यक्ष है मुकेश अंबानी, इन्होंने 28 अगस्त 2024 को आयोजित 47वीं वार्षिक आम बैठक में जियो एआई क्लाउड सेवा का शुभारंभ किया था, है ना। तो रिसेंटली यही की गई थी लास्ट टाइम। आप देखिएगा, अगर ये था तो ठीक है, लगा दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी वाला ये जो क्वेश्चन है गाइस, अब तक 4 से 5 बार सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना। हम लगातार आपको बता रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन यही है आपका, कभी प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन जो है इसको लॉन्च किया, कब किया, कहाँ पर किया और किसको लॉन्च किया, है ना। यही 3-4 चीज़ें रिपीट है, घिसा पिटा क्वेश्चन वही बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको चीज़ें हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पूरी डिटेल वाला क्लियर है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ किया? तो इन्होंने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। कब किया? 26 सितंबर 2024 को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम राष्ट्र को इन्होंने समर्पित किए हैं। और इन कंप्यूटिंग सिस्टम को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन जो है इसके तहत मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किया गया था। याद रखना, इंटरेस्टिंग है ये। कुछ और हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज वगैरह है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट करिएगा, क्योंकि नॉमिनल प्राइस पर आपको दी जा रही है लिमिटेड टाइम के लिए। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग है पूरा का पूरा कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा। जाइए जाकर डेमो देख लीजिएगा एक बार, फिर आपको पूरा बिलीव हो जाएगा, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन ने कितनी बार यूरो कप जो चैंपियनशिप है जीती है? 34 बार जीती है इस बार 2024 को। स्पेन की जो पुरुष फुटबॉल टीम है, जिसे लो रोजा के नाम से जाना जाता है ना, 14 जुलाई 2024 को बर्लिन का जो ओलंपियान स्टेडियम इसमें खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपनी चौथी जो यूईएफ है ना, FA जो यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप था तो यूरो कप इन्होंने बेसिकली जीत लिया है और ये कौन सी चौथी बार जीता है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। सर्वाधिक मैदान में फैली हुई नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है ना। तो भारत के उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां प्रवाहित होती है, बहा करती है। इन नदियों के साथ साथ उनकी सहायक नदियों के बहाव से भी यहाँ मैदान बना है और यह मैदान जो है इसको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहा जाता है, तीनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता का प्रावधान आपको बताना है किसमें शामिल है? तो भारतीय नागरिकता क्या चीजें हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता भारतीय नागरिक होना चाहिए, 62 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम 10 वर्ष की न्यायिक सेवा या भारत में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए। आर्टिकल 217 इसके अनुसार उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है 217 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मतलब होता है ये बुनियादी ढांचा या आधारित संरचना होता है ना। तो याद रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे या आधारित संरचना, यह किसी देश, शहर या क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं और प्रणालियां होती हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बोला जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरिनेवेला, है ना। सिरिनेवेला सीताराम शास्त्री, जिनका 2021 में अभी हाल ही में निधन हुआ है नवंबर में, है ना। तो इनसे क्वेश्चन बना है कि सिरिनेवेला सीताराम शास्त्री का 2019 में, है ना, इनको 2019 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। ये किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका बना है। तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। प्रसिद्ध तेलुगु गीतकार है श्रीनिवेला सीताराम शास्त्री, इनका नवंबर 2021 में निधन हो गया। 2019 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था इनको। श्रीनिवेला सीताराम शास्त्री ने अपने करियर में 2000 से अधिक गीत लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये फसलों से रिलेटेड ही था क्वेश्चन, जो कि आप देख लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चिन्हट का युद्ध। अब आपसे इससे पहले भी बन चुका है ये चिन्हट का युद्ध, हमने बताया था, उसमें पूरी डिटेल पूछा गया था, कब लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया था, है ना, ये पूछा गया था। आज पूछा गया कहाँ पर लड़ा गया था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो इस्माइलगंज यहाँ पर लड़ा गया था।
चिन्हट की लड़ाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस्माइलगंज में हुई थी, है ना। ये लड़ाई 30 जून 1857 को लड़ी गई थी। लड़ाई में ब्रिटिश सेना हार गई थी। ये जो लड़ाई है ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच में लड़ा गया था, ये पूछा था पहले। और इस लड़ाई में विद्रोहियों की जीत हुई थी और ब्रिटिश सेना जो है ये बेसिकली हारी थी। अगला क्वेश्चन पूछा है गुरु नानक जी वाला, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। गुरु नानक का जो है मूल नाम क्या है, या फिर अगर क्वेश्चन बने तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें बताया है बच्चों के द्वारा कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ कब हुआ था। क्लियर है। तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। 1469 ईस्वी भी आपको दे रखा होगा, तो करेक्ट आंसर रहेगा गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत, वर्तमान में ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में, है ना। तलवंडी गांव जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव का। सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में पहले नंबर के थे ये गुरु नानक जी, जिनके बारे में आपसे और भी पहले भी 4-5 क्वेश्चंस बन चुके हैं इनसे, तो इनको अच्छे से देखिएगा। सिख गुरु का आप सारा कवर कर लीजिएगा और 10 जो सिख गुरु हैं उनको, क्योंकि लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। देखिए गाइज यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब अगर अपन निचोड़ इसका देखें तो कुल मिलाकर जो टॉपिक आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं ना, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा हेर फेर अभी अपन को देखने को इतना नहीं मिला है। बाकी अगर आप कहें तो जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, उनको देखिएगा, अच्छे से कवर करिएगा, एनालाइज करिएगा आप भी और अच्छे से, और उनके ऊपर अच्छे से कमांड करिएगा, है ना, जिनका आगे एग्जाम है। अपन मैथ्स को और रीजनिंग को कवर करते हैं। ये हमारी स्पेशल ई बुक है, आप डेमो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर से देखिएगा। मैथ्स की बात करें, नंबर सिस्टम से 2 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन बनाए, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चंस बने, एवरेज से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, परसेंटेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से 1 क्वेश्चन बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से भी 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। वही रीजनिंग में क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे, सीरीज से 3 से 4 थे, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे, पजल एंड सीटिंग जो अरेंजमेंट है इससे 4-5 क्वेश्चन बने थे, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, रैंकिंग एंड ऑर्डर से 1 था। इसके अलावा सिलोज में 2 से 3 क्वेश्चन बने, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 बना है, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 बने हैं, है ना। इसके अलावा मिरर और वाटर इमेज से बना है 1 क्वेश्चन। इस तरह से आपकी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। और जिन्होंने भी क्वेश्चन हमें बताया ना, उनका यह कहना है गाइस कि रीजनिंग सेम अस आरपीएस एसआई सभी 35 क्वेश्चन सेम टू सेम, है ना। तो ये कहना है इनका, जिन्होंने क्वेश्चंस बताए हैं, इनका कहना है कि आरपीएफ एसआई की एग्जाम में जो रीजनिंग पूछी गई थी वो पूरे के पूरे सेम टू सेम 35 क्वेश्चंस आज इनको रीजनिंग में देखने को मिला है, ये इनका कहना है ना। तो आरपीएफ एसआई वाले सारी चीज़ें हमने कहाँ पर डाल रखी है, सारे क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं अपनी एप्लीकेशन पर। स्टडी मटेरियल में चले जाइएगा आप, रॉयल स्टडी एप्लीकेशन पर, है ना। स्टडी मटेरियल में वहाँ पर आरपीएफ एसआई वाले सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस जो हमने एनालाइज करवाए थे उनको अच्छे से कवर करिएगा। क्लियर है। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जो सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम में रोल नहीं किया तो बेस्ट आपके लिए रहेगी। एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न है सारा का सारा, लेटेस्ट क्वेश्चंस पर बेस्ड है पूरी की पूरी। जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी, है ना। और भी अवेलेबल है, बाकी और भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए भी स्पेशल है, सभी एग्जाम के लिए, तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काफ़ी नॉमिनल प्राइस पर आपको मिल जाएगी। और ये स्पेशल ई बुक है जो सिर्फ 25 रुपीज़ में मिल जाएगी, जहाँ पर 1500 से भी अधिक क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं लेटेस्ट वाले टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न के बेस पर। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।